सर जी ये तो अनंतरी दूरिया कीप क्वाइट गाइस, शांत रहिए। चलो पढ़ते हैं। आज हमारा अध्याय है। आज हमारा हाफ डे हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब कभी नहीं आना रहेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अभी आप लोग को 5 फरवरी तक आना है। 5 फरवरी के बाद से फिर कभी नहीं आना अध्याय। हाँ अरे ऐसा नहीं, जब तक मेरा पढ़ना खत्म हो जाता जब तक हम लोगों का अध्याय 8 मेरे बच्चे विवर्तन। चलिए बात करते हैं विवर्तन पर। बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा, अभी खत्म हो जाएगा। शुरू करते हैं, शांत रहिए आप लोग। चलिए देखिए विवर्तन क्या होता है मेरे बच्चे। देखिए विवर्तन क्या है। जब प्रकाश ना किसी बहुत महीन अवरोध से गुजरता है, बहुत पतले छिद्र से गुजरता है ना, तो प्रकाश जब उस अवरोध से निकलने लगता है तो प्रकाश अवरोध के किनारों से टकरा करके थोड़ा सा मुड़ जाता है। और प्रकाश का यही अवरोध से टकरा करके मुड़ने की घटना विवर्तन कहलाती है। ठीक है, यानी विवर्तन क्या है? विवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यदि सूर्य के प्रकाश को या किसी प्रकाश को हम किसी बहुत महीन अवरोध अथवा छिद्र से गुजारते हैं, तो छिद्र से जब बाहर निकलती हैं किरणें, तो वो किरणें क्या करती हैं? अवरोध से बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा मुड़ जाती है। अवरोध या छिद्र से प्रकाश की किरणों का आंशिक रूप से मुड़ना विवर्तन कहलाता है। बच्चों बात समझ में आ गई? विवर्तन क्या है? ठीक, विवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फ्राउन हॉपर विवर्तन और दूसरा होता है फ्रीनल विवर्तन। देखिए फ्रॉन हॉपर विवर्तन क्या है और फ्रेनल विवर्तन क्या है, आइए समझ लेते हैं। ये मेरे बच्चे जो विवर्तन है, इन दोनों में से हमें केवल एक पढ़ना है, फ्रॉन हॉपर विवर्तन। अब समझ में, फ्रेनल विवर्तन नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो देखो फ्रॉन हॉपर विवर्तन क्या है। देखिए इसको समझने से पहले थोड़ा सा एक सिस्टम समझिए आप लोग। देखिए फ्रॉन हॉपर विवर्तन होता क्या है। देखिए बाय द वे हमारा प्रकाश यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से निकलने के बाद ऐसे अवरोध से जब निकलता है तो आंशिक रूप से वो मुड़ता है। इसी क्रिया को हम लोग विवर्तन कहते हैं। बाय द वे ये छिद्र यहाँ है, ठीक है, ये छिद्र यहाँ है और छिद्र से ये जो किरणें जा रही हैं, चलिए यदि छिद्र से पर्दे की दूरी मेरे बच्चे अनंत हो, यदि छिद्र से पर्दे की दूरी या प्रकाश स्रोत से पर्दे की दूरी अनंत हो, तो यहाँ जो विवर्तन होता है इसे हम लोग कहते हैं फ्रॉन हॉपर विवर्तन। क्या कहते हैं बच्चों? फ्रॉन हॉपर विवर्तन या फ्राउन हॉपर विवर्तन, दोनों आप बोल सकते हैं। बोलने का वो थोड़ा सा सेंस अलग है, बोलने का तरीका थोड़ा सा लहजा अलग है, पर उसका मतलब एक ही है। ठीक है, तो चाहे फ्रॉन कहिए चाहे फ्राउन हॉपर कहिए, विवर्तन एक ही है यहाँ पे। तो अगर प्रकाश स्रोत से पर्दे की दूरी, पर्दे का मतलब जहाँ पे विवर्तन को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, अगर उस पर्दे की दूरी प्रकाश स्रोत से अनंत है, इनके बीच का गैप काफी ज्यादा है, तो मेरे बच्चे इस गैप को हम लोग इस विवर्तन को हम लोग कहते हैं फ्राउन हॉपर विवर्तन। क्या कहते हैं बच्चों? फ्राउन हॉपर विवर्तन कहते हैं। फ्रॉन हॉपर विवर्तन में हम लोग लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं मेरे बच्चे। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि जो विवर्तन की क्रिया हो रही है, विवर्तन प्रतिरूप को पर्दे पर प्राप्त करने के लिए हमें पर्दे पर किरणों को फोकस करना होगा।
और क्योंकि यहाँ से इनका डिस्टेंस अनंत है, इस वजह से हम लोग लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे लेंस की सहायता से यहाँ के किरणों को एकत्र करके हम पर्दे पर पहुंचा सके। आई बात समझ में? तो ये फ्राउनहोफर विवर्तन की प्रक्रिया है। यानी अगर आपसे कोई कहे फ्राउनहोफर विवर्तन क्या है, तो आप सीधा जवाब दीजिए फ्राउनहोफर विवर्तन उस विवर्तन को कहा जाता है जिसमें प्रकाश स्रोत तथा पर्दे की दूरी अनंत होती है तथा इसमें एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और एक अच्छी बात इसमें ये होती है कि फ्राउनहोफर विवर्तन में जो तरंगाग्र होते हैं ये हमेशा समतल होते हैं। समतल क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन ये है मेरे बच्चे, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारा प्रकाशिक स्रोत गोलीय है, कैसा स्रोत हो, तो गोलीय प्रकाशिक स्रोत हमेशा कैसा तरंगाग्र देता है, समतल, सॉरी वो क्या नाम है, गोलीय तरंगाग्र देता है। और अगर ये गोलीय तरंगाग्र बहुत दूर से चल करके आए तो वो लगभग समतल सा हो जाता है। आई बात समझ में? इस वजह से यहाँ से जो स्रोत निकलता है वो रहता तो गोलीय है, लेकिन पर्दे तक पहुँचते 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 वो समतल हो जाता है। तो इस तरीके से अगर मैं फ्राउनहोफर विवर्तन के बारे में बात करता हूँ तो फ्राउनहोफर विवर्तन में जो तरंगाग्र रहता है वो समतल रहता है। आई बात समझ में? फ्रेनेल विवर्तन के बारे में जहां तक की बात करनी है तो फ्रेनेल विवर्तन में प्रकाश स्रोत तथा पर्दे की दूरी बहुत कम होती है। यहाँ किसी भी प्रकार के लेंस का प्रयोग नहीं करना होता है। प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणों को अवरोध से मोड़ करके ले जा करके पर्दे पर फोकस करते हैं, तुरंत विवर्तन प्रतिरूप मिल जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के लेंस वगैरह का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। और फ्रेनेल विवर्तन में मेरे बच्चों हमेशा तरंगाग्र गोलीय रहता है। कैसा रहता है? गोलीय तरंगाग्र रहता है। आई बात समझ में? ठीक, तो ये है आपका विवर्तन और विवर्तन के प्रकार। इसके बाद हमें विवर्तन की प्रतिरूप प्राप्त करने का एक मेथड समझना है, जिसे हम लोग कहते हैं एकल झिर्री का प्रयोग या एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। चलिए एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। देखिए, एकल झिर्री के द्वारा प्रकाश का विवर्तन क्या है, इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसमें आगे चल करके हम लोग डेरिवेशन वगैरह करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा। आपको इससे पहले जो वृत्तीकरण चैप्टर पढ़ा है उसमें डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। ये एकल झिर्री है, सिंगल स्लिट है, ठीक है। सिंगल स्लिट में प्रकाश का विवर्तन कैसे होता है इसको समझने के लिए एक बड़ा छोटा सा नन्हा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप लोग घर पे। आप लोग एक बायोलॉजी की स्लाइड ले लो। क्या ले लो बच्चे? बायोलॉजी की स्लाइड ले लो। बायोलॉजी की स्लाइड जो होती है मतलब जिस पे रख करके वो सारी चीजें देखी जाती है। माइक्रोस्कोप में अगर रख करके कुछ देखना हो ना तो ऐसे कांच की एक प्लेट होती है, छोटी सी होती है, और उसी पर रख करके सारी चीजें चेक वगैरह की जाती है। तो ऐसे बायोलॉजी की एक स्लाइड ले लो और इसको पूरी तरीके से आप काले रंग से रंग दो, पेंट कर दो। और पेंट करने के बाद आप किसी बहुत महीन चीज़ें जैसे सेविंग करने वाले जो रेजर ब्लेड होते हैं उसको लेकर के थोड़ा सा खुरच लो, ठीक है। तो जब आप खुरचोगे तो ऐसे पतला सा इसमें निशान बन जाएगा, बाकी तो पेंट रहेगा। वो पेंट जहाँ खुरचोगे वहाँ पेंट हट जाएगा। बहुत बारीक सा खुरचना है। और अगर खुरचने के बाद सपोज दैट इसमें ऐसा बन गया मार्क, इतना खुरच दिया तो इतना मार्क बन जाएगा। अब इसके बाद आप किसी मोमबत्ती को, किसी बल्ब को या किसी हेडलाइट को जलते हुए अगर आप देखेंगे तो जैसे बाई दफा मैं मान लेता हूँ कि यहाँ मोमबत्ती कैंडल है और कैंडल को ऐसे जलते हुए हम देख रहे हैं, ऐसे कैंडल को जलते हुए देख रहे हैं। अगर हम कैंडल को यहाँ जलते हुए ऐसे देखेंगे, अच्छा जलते हुए देखने के लिए एक शर्त ये भी है कि आप जिस तरीके से मैंने इमेज बनाया ना ऐसे ही आपको देखना है। मतलब ये फिलामेंट का ये जो गैप, फिलामेंट जो ऐसे ऊर्ध्वाधर जल रहा है, तो ये गैप भी जो आप देख रहे हो, जो आपने स्क्रैच बनाया हुआ है, जो आपने वहाँ पे खुरचा हुआ है, उसको इसके पैरेलल रख करके देखना, अभिलंबित रख करके नहीं देखना। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब इसका फिलामेंट ऐसे अभिलंबित ऊपर से नीचे की ओर है और यहाँ पे आपको अपनी बायोलॉजी की स्लाइड इस तरीके से नहीं रख करके देखनी है, ऐसे नहीं देखनी है, ठीक है। ऐसे उसको खड़ा ही देखना है, स्क्रैच खड़े हुए, ऐसे जैसे ये मोमबत्ती जल रही तो उसको खड़ा करके देखना, ऐसे वो स्क्रैच से साइड में हॉरिजॉन्टली ना आ पाए, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि इस मोमबत्ती का ये जो जलता हुआ फिलामेंट है, ये जो तंतु है, इस तंतु से आपको ऐसे कुछ किरणें निकलती दिखाई देंगी,
ऐसी ऐसी किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। और इसमें सबसे पहले आपको एक श्वेत मोटी चौड़ी पट्टी दिखाई देगी। इसमें सबसे पहले क्या दिखाई देगा? श्वेत मोटी चौड़ी पट्टी दिखाई देती है। और उसके बाद उसके दोनों ओर कम तीव्रता वाली लेकिन पतली पतली पट्टियां दिखाई देती हैं। सबसे पहले एक मोटी श्वेत चौड़ी पट्टी दिखाई देगी, तो ये होगी मोटी श्वेत चौड़ी पट्टी, श्वेत मोटी चौड़ी। इसकी तीव्रता काफी ज्यादा होगी, इसकी चमक काफी ज्यादा होगी और इसके दोनों ओर 3 से 4 रंगीन और भी आपको इसे फ्रिंजें दिखाई देती हैं, किरणें दिखाई देती हैं, लेकिन इनकी तीव्रता और इनकी चौड़ाई लगातार घटती जाती है। ऐसे जैसे मैं आपको फिगर में शो कर पा रहा हूँ, ऐसे ये आपको दिखाई पड़ेगा। इनकी तीव्रता लगातार घटती जाती है और ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। ये जो आप प्राप्त कर रहे हो इसे हम लोग कहते हैं विवर्तन प्रतिरूप। इसे क्या कहते हैं? विवर्तन प्रतिरूप। और इसमें हर एक पट्टी को हम लोग फ्रिंज कहते हैं, व्यतिकरण फ्रिंज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? व्यतिकरण फ्रिंज बोलते हैं, ठीक है। तो ये एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन ऐसे होता है। हाँ, उसको आप इससे देखा जाए तो क्या ऐसे ऊपर नीचे नहीं तो ये चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी, आपको कुछ फिर विवर्तन होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि विवर्तन के लिए छोटा सा शर्त है। विवर्तन के लिए शर्त ये है कि आपने यहाँ जो स्क्रैच बनाया है उस छिद्र का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जैसे बाय द वे इस प्रकाश को देख रहे हैं, इस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य मान लेते हैं 1500 एंगस्ट्रॉम है। कितना बच्चों? 1500 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब 1500 एंगस्ट्रॉम होने का मतलब 15 × 10⁻⁻8 मीटर की मोटाई है उसकी। उस तरंगदैर्घ्य की लंबाई कितनी है? 15 × 10⁻8 मीटर। ये इतने तो है। तो मेरे बच्चे तुमको इस छिद्र की चौड़ाई भी उतनी ही रखनी होगी। आई बात समझ में? ठीक है। तो इसलिए ये चीज ध्यान में रहे कि आप कह सकते हैं कि ये विवर्तन के लिए एकदम शर्त है कंपल्सरी रूप से कि जब तक छिद्र का आकार तुम्हारे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का नहीं होगा तुम्हारा विवर्तन की क्रिया नहीं हो सकता है, ठीक है। विवर्तन होने के लिए छिद्र का साइज तुम्हारे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। बस समझ में, ठीक है। तो इस वजह से वहां दिखाई नहीं पड़ेगा अगर तुम ऐसे कर दो। तो ये है एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। बहुत आसान है एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन करने के लिए। सबसे पहले आप लोग बायोलॉजी की एक स्लाइड ले लो, उस पे काले रंग से पेंट कर दो। पेंट करने के बाद आप उस पे हल्का सा एक स्क्रैच कर दो, ठीक है। हल्का सा क्या कर दो? स्क्रैच कर दो। और किसी रेजर ब्लेड से करना क्योंकि वो काफी महीन होता है ना। रेजर ब्लेड से खड़ा उसको स्क्रैच करोगे, ऐसे जो कोने से स्क्रैच नहीं करना है, ऐसे खड़ा स्क्रैच करना है, ठीक है। स्क्रैच करने के बाद ऐसे इसको फिलामेंट की, ये जलती हुई मोमबत्ती है, इसके फिलामेंट के पैरेलल रख करके अगर आप उसको देखेंगे तो सबसे पहले आपको एक चौड़ी श्वेत पट्टी दिखाई देगी। फिर इसके दोनों ओर कम तीव्रता वाली और लगातार उनकी चौड़ाई घटने वाली ऐसी 3 से 4 रंगीन किरणें दिखाई पड़ेंगी। है बस समझ में? इसे हम लोग कहते हैं विवर्तन प्रतिरूप। क्या कहते हैं बच्चों? विवर्तन प्रतिरूप कहते हैं। और ये जो विवर्तन प्रतिरूप है, इस विवर्तन प्रतिरूप में इन फ्रिंज, ये जो पट्टियां दिखाई दे रही रंगों की, इन्हें हम लोग कहते हैं विवर्तन फ्रिंज, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चे? विवर्तन फ्रिंज बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद अब इसकी हम लोग ज्यामिति देखते हैं, ज्यामितीय व्यवस्था देखते हैं। एकल झिर्री द्वारा जो प्रकाश का विवर्तन हो रहा है इसके लिए और एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ज्यामितीय व्यवस्था। या हेडिंग कुछ और है? ज्यामितीय व्यवस्था। एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन जो हो रहा है उसमें हम लोग उसका अरेंजमेंट देखते हैं। चलिए ध्यान से समझेंगे बच्चों इसको। इसके लिए सबसे पहले हम एक पर्दा ले लेते हैं और इस पर्दे में ये एक रेखा छिद्र है AB। ये क्या है बच्चों? रेखा छिद्र AB, ठीक है। और ये लास्ट वाले पर्दे पे हम लोग विवर्तन प्रतिरूप को प्राप्त करेंगे। लास्ट वाले पर्दे पर क्या करेंगे? विवर्तन प्रतिरूप को प्राप्त करेंगे। बस समझ में आई? देखो, अच्छा मैंने अभी बताया कि फ्रेनेल विवर्तन हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है फ्रॉनहोफर विवर्तन। क्या पढ़ना बच्चों? फ्रॉनहोफर विवर्तन, ठीक है। ये झिर्री है मेरे बच्चे। क्या है ये? झिर्री। झिर्री कह लो, रेखा छिद्र कह लो, स्लिट कह लो, एक बात है।
बच्चों इसके ठीक सामने यहाँ एक प्रकाशिक स्रोत रखा गया है। ये क्या है? प्रकाशिक स्रोत है और ये एक वर्णी प्रकाशिक स्रोत है। कैसा है? एक वर्णी प्रकाशिक स्रोत है। और इसके यहाँ ठीक सामने एक रखा गया है उत्तल लेंस। ये किरणें चली, लेंस से निकलने के पश्चात ऐसे पैरेलल हो जाती है और इसके यहाँ कुछ आगे एक और उत्तल लेंस रखा गया है और इस उत्तल लेंस का जहां फोकस पड़ता है, इस उत्तल लेंस का जहां फोकस पड़ता है उसी फोकस तल में ये लास्ट वाला पर्दा रखा गया है। आई बात समझ में? ताकि यहां से ले जाकर के किरणों को यहां पर्दे पर फोकस किया जा सके और वहां पे प्रतिबिंब बनाया, प्रतिबिंब कह रहा हूं, विवर्तन प्रतिरूप बनाया जा सके। आई बात? हाँ भैया, पर्दा हाँ काफी दूरी पर है लेकिन इसके फोकस पर है। पर्याप्त दूरी पर है। आप वो सोच रहे हैं कि अगर फ्रॉनहोफर विवर्तन में जिस तरीके से मैंने डेफिनेशन में कहा है कि उसके बीच की दूरी अनंत होती है, तो आप अनंत का भाव अगर ऐसा लगा रहे हैं कि यहां से लेकर के मैं सऊदीया की दूरी नाप लूं, तो नहीं, अनंत का मतलब किस रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है वो देखना चाहिए। यहाँ इनकी फोकस की तुलना में यहाँ पे प्रकाश की किरणें कितनी दूर तक जा पा रही हैं, उन सब की तुलना में अनंत क्या है उसको समझना है ना। नहीं तो हम हर जगह पे अनंत अगर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका हर जगह पे सेंस एक ही थोड़ी निकलेगा। चलो देखो, इस लेंस का जहां फोकस है वही ये पर्दा स्थित है। अब ये जो किरणें आ रही हैं, ये किरणें इस लेंस से, अच्छा थोड़ा सा ये पहले तो ये किरणें ऐसे यहाँ से सीधे जा रही हैं एंड ये जा करके इस बिंदु पर फोकस हो जाएंगी। जाहिर सी बात है क्योंकि ये किरणें कहाँ रखी गई, ये पर्दा कहाँ रखा गया, इस लेंस के फोकस में। तो जो किरणें इस अवरोध से टकराती नहीं है, यहाँ बीच से गुजरती, वो जा करके मेरे बच्चे यहाँ इस बिंदु पर P पर फोकसित हो जाती है। और मेरी बात बहुत गौर से सुनो, सबसे पहले एक उत्तल लेंस रखा गया, उसके ठीक सामने एक प्रकाशिक स्रोत रखा गया। मान लेते हैं ये प्रकाशिक स्रोत है यस, ठीक है, ये प्रकाशिक स्रोत है यस। अब यहाँ से ये किरणें निकल रही हैं, सबसे पहले इस लेंस से अपवर्तित होती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये किरणें जा रही है। तो भैया सिर्फ दो किरणें दिखा रहा हूं पर दो किरणें नहीं जा रही है, खाली दो ही किरणें निकलेगा प्रकाशिक स्रोत से, कई सारी निकलेंगी ना। मैं वो सिर्फ दो दिखा रहा हूं जिससे आप पैटर्न समझ पाए। इसके बीच से भी यहाँ से तो भाई कई सारी किरणें गुजर रही होंगी और ये सारी किरणें जो यहाँ से गुजर रही हैं वो सारी की सारी किरणें इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाकर के मिलेगी, यही बिंदु मिलेगा, अपने फोकस पर मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि झिर्री से होकर के जाने वाली किरणों की संख्या बहुत अधिक है, बहुत अधिक किरणें यहाँ झिर्री से जो बिना टकराए गुजर रही हैं, झिर्री से बिना टकराए जो गुजर रही है उनकी किरणों की संख्या बहुत अधिक है। अतः वे इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात जाकर के एक साथ इसी बिंदु पर मिलती हैं और वहां बहुत प्रबलित होकर के काफी तीव्रता का, काफी ज्यादा चमक का एक प्रतिबिंब बनाती है, एक पट्टी बनाती है। बात समझ में? और वो जो पट्टी बनती है वही श्वेत चौड़ी पट्टी होती है, ठीक। लेकिन कुछ जो अवरोध से टकरा जाते हैं, जो अवरोध से वो छोटे छोटे कोणों पर मेरे बच्चे मुड़ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं थीटा डिग्री की कोण पे मुड़े, वो यहाँ से टकराने के बाद मुड़े, टकराने के बाद मुड़े, उसके बाद ये जाकर के अपने फोकस पर ये भी फोकसित हो जाते हैं मेरे बच्चों, और यहाँ कम तीव्रता वाली और वहां पे कम तीव्रता वाली एक दूसरी बैंड बनाते हैं, एक दूसरी पट्टी बनाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और ऊपर जाता होगा, नीचे भी जाता होगा, क्योंकि यहाँ श्वेत सबसे चौड़ी पट्टी बनती है और इसके ऊपर कम चौड़ी और कम चौड़ी और कम चौड़ी, इसके बाद खत्म। तो ऊपर नीचे दोनों बनता होगा। आई बात समझ में? हम किसी दो पर लेकर के बात करेंगे जिससे बातें समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये वो किरण है जो अवरोध से टकरा रही है, अवरोध से टकराने के बाद छोटे से कोण पर ये मुड़ जा रही है। विवर्तन में यही तो बताया, अवरोध से टकरा करके आंशिक रूप से मुड़ना, ये विवर्तन होता है। तो ये विवर्तन हो गया, लेंस इनके सामने था, तो विवर्तन के बाद जब लेंस से निकलने लगे तो जाकर के अपने पर्दे पर फोकस हो। अब देखो मेरे बच्चे, देखो यहाँ जो जहां किरणें ज्यादा से ज्यादा जा करके अपने इस बिंदु पर फोकसित होते हैं
यहाँ जो आपको बैंड मिलता है, यहाँ पे जो आपको पट्टी मिलती है, उसे हम लोग बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? केंद्रीय उच्चिष्ट बोलते हैं उसको। आई बात समझे? इसे क्या बोला जाता है? केंद्रीय उच्चिष्ट बोला जाता है। और उसके ठीक तुरंत बाद जैसे देखो, एक पट्टी मिलेगी फिर अंधेरा रहेगा, फिर पट्टी मिलेगी फिर अंधेरा रहेगा, फिर पट्टी मिलेगी फिर अंधेरा रहेगा, ऐसा होता है। तो जहां अंधेरा होता है वो प्रथम निम्निष्ट, जैसे इसके तुरंत बाद यहाँ पे प्रथम निम्निष्ट, फिर आता है गौड़ उच्चिष्ट, इस तरीके से मिलती है। जैसे आगे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वो बनता है, उनकी पट्टियां बनती है। सबसे पहले से चौड़ी पट्टी होती है ना, उसके बाद इस साइड कम तीव्रता की थोड़ी कम पट्टी होती है, मतलब इनकी तीव्रता कम रहती है, इनकी मोटाई कम रहती है। उसके बाद और कम मोटी पट्टी होती है ना, ऐसे होता है ना यहाँ पे, देखो ऐसे होता है। अगर इसी चीज को मैं आपको ग्राफ के थ्रू शो करूं, किसके थ्रू शो करूं? ग्राफ के थ्रू शो करूं, तो मेरे बच्चे उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखो इसका जो ग्राफ दिखाई देगा ना, ये ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। इसी ये है मेरे बच्चे, ये केंद्रीय उच्चिष्ट को शो करता है, ये तीव्रता को शो कर रहा है। हाइट जितनी है वो तीव्रता शो कर रहा है, और ये जो इस डिस्टेंस को देख रहे हो, ये कोणीय दूरी तय करता है। अभी इसको थोड़ी देर बाद मैं समझाऊंगा कोणीय दूरी क्या होती है, कोणीय चौड़ाई क्या होती है। लेकिन ये जितना ज्यादा ऊंचा है उसका मतलब उसकी तीव्रता उतनी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा तीव्रता किसकी होती है? इसकी होती है ना। ये मेरे बच्चे केंद्रीय उच्चिष्ट है। ये क्या है? जहाँ तीव्रता लगभग शून्य हो जाती है, इसे हम लोग कहते हैं प्रथम निम्निष्ट। क्या बोलते हैं? ये भी प्रथम निम्निष्ट है, दोनों साइड पाए जाते हैं। इसको मेरे बच्चे बोलते हैं गौड़ उच्चिष्ट, इसको भी बोलते हैं गौड़ उच्चिष्ट। ये है मेरे बच्चे द्वितीय निम्निष्ट, ये है द्वितीय निम्निष्ट। अब समझ में? इस तरीके से यहाँ जो पट्टियां पाई जाती हैं, उन पट्टियों की तीव्रताओं को देख करके इस तरीके से उनका नामकरण किया गया है। और जरा देखते हैं चलिए, यहाँ पहले पथों का अंतर निकाल देंगे मेरे बच्चों। तो पथों का अंतर निकालने के लिए इस पर हम खींच देते हैं एक अभिलंब, और ये मान लेते हैं बिंदु के है। इसको क्या नाम? इसको ओ लिखे हैं, और ये पी है, ठीक है। चलो, अच्छा वो कोण थीटा है, तो यहाँ भी ये कोण थीटा ही रहेगा। अगर समझ में, क्योंकि ये किरणें यहाँ से जितने डिग्री कोण पे हटेंगी, यहाँ से उतने डिग्री कोण पे हट रहा है, ठीक है, क्योंकि वो अभिलंब खींचा गया है। अब जरा देखो, मान लेते हैं हम लोग कि ये जो झिर्री है, इस झिर्री की चौड़ाई स्मॉल ई है। झिर्री की चौड़ाई कितनी मान लेते हैं? स्मॉल ई है। अब यहाँ से थोड़ा देखेंगे मेरे बच्चे, पथों का अंतर अगर आप देखोगे तो A से P का जो डिस्टेंस है वो K से P के लगभग बराबर होगा। यानी दोनों के पथों में अंतर कितने का आ रहा है? BK का। पथांतर कितना आ रहा है बच्चों? पथांतर, पथों का अंतर कितना आ रहा है? BK। एंड अभी मैंने शर्त से आपको बताया, विवर्तन की शर्त में, कि आपका जो छिद्र की चौड़ाई होनी चाहिए, उस चौड़ाई का मान जो होता है ये प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। इस रेफरेंस से ये BK का मान कितना होगा मेरे बच्चे? जितने तरंगदैर्ध्य का प्रकाश भेजो तो लैम्डा के बराबर होगा। इसका मतलब BK बराबर लैम्डा हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से BK का मान निकाल दो। आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज AKB, ठीक है। इसमें देखो, इसमें इस एंगल को ले करके, अच्छा इसके सामने वाली ये भुजा क्या है? अभिलंब है, अभिलंब है। और ये अगर देखोगे तो ये आधार बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? कर्ण। यानी हमें अभिलंब BK का मान चाहिए, और हम कर्ण देख रहे हैं, कर्ण क्या है? AB है। कर्ण क्या है? AB है, यानी स्मॉल ई है। तो भाई अभिलंब और कर्ण के बीच में वो कोण के लिए कौन सा मान निकाल दूं? साइन मान निकाल। तो मेरे बच्चे साइन थीटा बराबर हो जाएगा अभिलंब बटे कर्ण। अभिलंब कितना हो गया? BK, कर्ण कितना हो गया? E, यानी BK बराबर E साइन थीटा। BK बराबर E साइन थीटा, और BK का मान किसके बराबर? लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू E साइन थीटा। आई बात समझ में? लेकिन ध्यान में रखो, केवल अच्छा ये मान लिए हैं हम लोग कि ये प्रथम निम्निष्ठ है। बिंदु P पर क्या प्राप्त हुआ है? प्रथम निम्निष्ठ। तो प्रथम निम्निष्ठ के लिए ये कंटेंट तो ठीक है, प्रथम निम्निष्ठ के लिए ये मान सही है, लेकिन अन्य सभी निम्निष्ठों के लिए तो फॉर्मूला मिलना चाहिए। तो अन्य सभी निम्निष्ठों के लिए मेरे बच्चे, जैसे निम्निष्ठ तो दोनों साइड पाए जाते हैं, उस साइड भी पाया जाता है, इस साइड भी पाया जाता है। ये तो खाली निम्निष्ठ का एक फॉर्मूला हो गया, जो किसी साइड को नहीं बता रहा कि उस साइड का निम्निष्ठ कि इस साइड का निम्निष्ठ, ये बस ये बता रहा है कि निम्निष्ठ का फॉर्मूला है।
लैम्डा इज इक्वल टू ई साइन थीटा, यानी अगर लैम्डा की वैल्यू ई साइन थीटा के बराबर होगा तो वो प्रथम निम्निष्ठ देगा। आई बात समझ में? अब जरा देखो, क्योंकि निम्निष्ठ पाए जाते हैं दोनों साइड, निम्निष्ठ पाए जाते हैं दोनों साइड, अतः लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस ई इंटू साइन, ये लिखे। ठीक है, देखो ये इससे आप दोनों ओर के निम्निष्ठ के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। आई बात समझ में? अब प्लस सिंबल का मतलब क्या है, माइनस सिंबल का मतलब क्या है? प्लस सिंबल का मतलब ये है मेरे बच्चे कि ये जो केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है, इस केंद्रीय उच्चिष्ट के अगर आप राइट साइड जाते हैं तो उस निम्निष्ठ के मान को पॉजिटिव शो किया जाता है। यानी अगर केंद्रीय उच्चिष्ट से, किससे? केंद्रीय उच्चिष्ट से अगर आप अपने राइट साइड जाएंगे तो राइट साइड जाने पर उस डाटा को पॉजिटिव शो किया जाएगा, एंड अगर आप अपने लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड जाने पर नेगेटिव शो होगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये तो केवल प्रथम निम्निष्ठ के लिए हुआ, लेकिन केवल प्रथम निम्निष्ठ की कहानी तो होती नहीं है, उसमें द्वितीय निम्निष्ठ पाए जाते हैं, तृतीय निम्निष्ठ पाया जाता है, चतुर्थ निम्निष्ठ पाया जाता है। तो उन निम्निष्ठों के लिए भी तो फॉर्मूला होना चाहिए। तो देखिए, सभी निम्निष्ठों के लिए, ये केवल प्रथम निम्निष्ठ के लिए था, प्रथम निम्निष्ठ के लिए। हमको कैसे पता चलेगा साइन? अब बाबू क्या चीज? कैसे मतलब पता चलेगा कि साइन थीटा? साइन थीटा, ठीक प्रश्न। देखो, आपने ध्यान नहीं दिया, इस बात का जवाब मैंने यही दे दिया आपको। ये के है, ये ए है, ये बी है, ये थीटा है। हमको बी के का मान निकालना है, ठीक है? और ये कर्ण है, ये ई है, यानी ई तुम्हारे पास है, कर्ण का मान तुम्हारे पास है, और तुम अभिलंब निकालना चाहते हो। तो बताओ, साइन को ना लूं कुछ और लूं तो वो मान दे पाएगा? साइन के अलावा मैं कोई और डाटा पकड़ूंगा तो उसमें आधार आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और आधार का मान तो है ही नहीं हमारे पास। कहाँ है आधार? तो आधार तो है ही नहीं हमारे पास ना, आधार है नहीं, अविलंब निकालना है, तो दो डाटा अननोन है ना भाई। तो हम जो दो डाटा अननोन है उसको लेकर के कोई मान प्राप्त कर पाएंगे? नहीं। तो हम भाई इसी वजह से साइन लेकर के चल रहे हैं कि साइन को लेकर के चलेंगे तो अविलंब बटा कर्ण रहेगा। कर्ण तो जान ही रहे, आ गया अविलंब का मान। आई बात समझ? चलो यार, तो ये बाबू ये प्रथम निम्निष्ठ के लिए, ये किसके लिए है? प्रथम निम्निष्ठ के लिए। तो क्योंकि प्रथम निम्निष्ठ दोनों ओर पाए जाते हैं, प्रथम निम्निष्ठ दोनों ओर प्राप्त होते हैं, अतः ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस, ये दोनों ओर के लिए। अगर आपने ई साइन थीटा बराबर केवल प्लस लैम्डा लिया है तो उसका मतलब आप केंद्रीय उच्चिष्ट की किस साइड के निम्निष्ठ की बात कर रहे हैं? राइट साइड के बारे में बात कर रहे हैं। और प्रथम निम्निष्ठ होता क्या है मेरे बच्चे? प्रथम निम्निष्ठ वो होता है जहां पे प्रकाश की तीव्रता लगभग शून्य हो जाती है। आई बात समझ में? ठीक है, जैसे यहाँ जाकर के जब मिलेगा तो वहां प्रकाश इतना ज्यादा हो जाता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि यहाँ से जाने वाली किरणों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, यहाँ से बहुत ज्यादा किरणें जा रही होती है और प्रबलित होकर के वहां फोकसित होती है, तो वहां ज्यादा चमकीला बन जाता है। ठीक है, और उसके साइड में दोनों ओर जो निम्निष्ठ पाए जाते हैं, उस प्रथम निम्निष्ठ का मतलब यही पे है कि जहां प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाती है। अन्य सभी निम्निष्ठों के लिए देखिए, अन्य सभी निम्निष्ठों के लिए, अन्य सभी निम्निष्ठों के लिए मेरे बच्चे ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस यम इंटू, ये अन्य सभी निम्निष्ठों के लिए है। अब समझ में? यहाँ आप यम का मान रखिए, यम बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। आप यम का मान रखते जाएंगे, आपको हर एक निम्निष्ठ का मान मिलता जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो प्रत्येक निम्निष्ठ के लिए ये फॉर्मूला आपका बन जाता है कि ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस यम इंटू लैम्डा। आई बात समझ में? ठीक है, ये हो गया मेरे बच्चे। अच्छा, इसके बाद इसमें इसी में और हमने टॉपिक पढ़ा था। अच्छा देखो, थोड़ा सा ग्राफ समझ लीजिए, इसका ग्राफ देखो, ये x अक्ष है, क्या है मेरे बच्चों? और इस x अक्ष पर मैं कोणीय चौड़ाई थीटा ले रहा हूं, यही कोणीय चौड़ाई इसी थीटा को ले रहा हूं। ठीक है, x अक्ष पे किसको डिनोट करेंगे? यहाँ पे कोणीय चौड़ाई थीटा। आई बात समझ में?
अच्छा, ये कोणीय चौड़ाई थीटा क्या होती है? प्रथम निम्निष्ठ से दूसरे निम्निष्ठ के बीच की जो दूरी होती है वही कोणीय चौड़ाई होती है। ठीक है, दोनों ओर के प्रथम निम्निष्ठों के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं? कोणीय चौड़ाई कहते हैं। अब देखो थोड़ा सा प्रथम निम्निष्ठ, गौण उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट का ग्राफ देख लो। केंद्रीय उच्चिष्ट का मतलब जहां पे प्रकाश की तीव्रता सबसे हाई हो, जहां पे प्रकाश की तीव्रता सबसे हाई हो। देखिए देखिए इस ग्राफ को समझिएगा बच्चों। अब ये मुझसे थोड़ा सा ऊंचा नीचे बन गया लेकिन बराबर रहते हैं, जितना ऊंचा ही उतने ऊंचे रहो। ऐसे समझिए मेरे बच्चे, इस बिंदु को कहा जाता है, देखो इससे ऊपर उठा है इसका मतलब उसमें तीव्रता है। सबसे ज्यादा कहाँ उठा है? यहाँ पे। इसे हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चों केंद्रीय उच्चिष्ट। इस पे आई रिप्रेजेंट है और इस पे थीटा रिप्रेजेंट है मेरे बच्चे। आई माने तीव्रता, थीटा माने कोणीय चौड़ाई। देखो इसे हम लोग बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। और केंद्रीय उच्चिष्ट का मतलब क्या? जहां प्रकाश की तीव्रता सबसे ज्यादा हो, इसका मतलब जहां चौड़ी पट्टी मिलती हो। आई बात समझ में? तो केंद्रीय उच्चिष्ट इसको बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है? और ये हमारा कहलाता है प्रथम निम्निष्ठ। क्या कहलाएगा बच्चों? प्रथम निम्निष्ठ। देखो रिकॉर्डिंग चल रही है, बंद तो नहीं होगी? और इसे हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे गौण उच्चिष्ट। क्या बोलते हैं? गौण उच्चिष्ट बोलते हैं। और ये कहलाता है द्वितीय निम्निष्ठ। क्या कहलाता है? द्वितीय निम्निष्ठ। इस साइड में सेम प्रोसेस है। इसे हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चों प्रथम निम्निष्ठ, और इसे बोलते हैं हम लोग गौण उच्चिष्ट। ये है मेरे बच्चे द्वितीय निम्निष्ठ। अब देखिए यहाँ पे मेरे बच्चे ध्यान से समझिएगा। कोणीय चौड़ाई के बारे में अगर हम बात करें बबुआ, तो इसका मान होता है, ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा बाई ई प्लस लैम्डा बाई ई। सही बात है। पेकड़ इस तो कहाँ गड़बड़ लिखी है? प्लस लैम्डा बाई ई, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा बाई ई। देखो ध्यान से समझो, ये मेरे बच्चे केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई है। माने देखो ये है सेंटर पॉइंट O, यहां से ये प्रथम निम्निष्ठ की दूरी थीटा है। यहां से ये डिस्टेंस कितना है? थीटा। ये वाला थीटा वही जो देख रहे हो, ठीक है। इसी को हम लोग केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय आधी चौड़ाई कहते हैं। पहले देखो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई क्या है? कोणीय चौड़ाई जान लो। कोणीय चौड़ाई क्या है? देखो मेरे बच्चे, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई किसे कहते हैं? दोनों ओर के प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी। दोनों ओर के प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी जो होती है मेरे बच्चे, उसी को हम लोग कहते हैं कोणीय चौड़ाई। अब देखो ध्यान से समझो, यहां से ये डिस्टेंस थीटा है, तो यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यानी कोणीय चौड़ाई थीटा अगर निकालोगे तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा बाई ई। थीटा बराबर क्या आएगा? लैम्डा बाई ई। ये कोणीय चौड़ाई है केवल, लेकिन कुल कोणीय चौड़ाई के बारे में बात करने लगे। कुल कोणीय चौड़ाई, तो मेरे बच्चे कुल कोणीय चौड़ाई का मतलब यहां से लेकर के यहां तक, तो हाई थीटा मिल करके 2 थीटा मेरे बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा बाई ई। आई बात समझ में? ये कुल कोणीय चौड़ाई का फॉर्मूला है। और कुल कोणीय चौड़ाई किसे कहते हैं? केंद्रीय उच्चिष्ट की कुल कोणीय चौड़ाई क्या होती है? दोनों ओर के प्रथम निम्निष्ठों के बीच की कुल दूरी। आई बात समझ में? ठीक है, वो होता है मेरे बच्चे। अब जरा देखो ध्यान से समझो क्या बता रहा था मैं। हाँ, एंड ये प्रथम निम्निष्ठों के लिए थीटा का मान क्या होता है मेरे बच्चे? लैम्डा बाई ई माइनस लैम्डा बाई ई। और इसके लिए क्या होता है मेरे बच्चे?
2 लैम्डा बाई ई प्लस सिंबल के साथ, इसके लिए होता है माइनस 2 लैम्डा बाई ई। आई बात समझ में? थीटा का मान ये कैसे निकल रहा है? अगर संशय है तो यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे बच्चे थीटा का मान बहुत छोटा होने पर हम लोग मान सकते हैं ई बराबर लगभग चलिए ए इंटू थीटा बराबर लगभग प्लस माइनस लैम्डा। और सभी निम्निष्टों के लिए आपको बताया यम इंटू लैम्डा होता है। प्रथम निम्निष्ट के लिए यम का मान 1, तो ई गुणे थीटा बराबर यहाँ कितना आएगा? प्लस माइनस लैम्डा आएगा, यानी थीटा बराबर प्लस माइनस लैम्डा बाई ई। प्रथम निम्निष्ट थीटा का मान मिल गया। अगर द्वितीय निम्निष्ट का पता करना तो आपकी बार यहाँ कितना रखना पड़ेगा? 2, तो 2 लैम्डा बाई ई आएगा। तृतीय निम्निष्ट के लिए यम का मान 3, तो 3 लैम्डा बाई ई आ जाएगा। आई बात समझ में? इस तरीके से थीटा का मान यहाँ निकाला गया। तो वो केंद्रीय उच्चिष्ट की कुल कोणीय चौड़ाई है मेरे बच्चे। और एक होगा क्या पढ़ा है? रेखिक चौड़ाई। देखिए रैखिक चौड़ाई, इसके बाद देखो मेरे बच्चे, मान लिया कि झिर्री से पर्दे की दूरी कैपिटल डी है। झिर्री से पर्दे की दूरी कैपिटल डी। अब देखो हम जानते हैं, अच्छा ये भी मान लेते हैं कि केंद्रीय उच्चिष्ट से इसके बीच की दूरी x है। कितनी है मेरे बच्चे? x है। अब देखो आपको ये बात पता है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। अच्छा ये डिस्टेंस x है। अच्छा अब यहाँ ध्यान से समझो, ज्यादा हाइट पे जाएगा नहीं, लगभग अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं थीटा। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लेकर के चलेंगे तो यहाँ कोण है थीटा, चाप हो जाएगा x एंड त्रिज्या हो जाएगा कैपिटल D हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू थीटा इंटू डी हो जाएगा। और ये किसी एक साइड के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ की मैं रैखिक चौड़ाई बात कर रहा हूँ। आई बात समझ में? तो x इज इक्वल टू थीटा इंटू डी, जहाँ डी पर्दे की दूरी। मेरे बच्चे दोनों ओर के बारे में बात करूं तो x कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा डी थीटा का डी थीटा हो जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बटे ई, अतः ये फॉर्मूला हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, या यहाँ पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, तो x इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई ई आ जाएगा। आई बात समझ में? वो आधी चौड़ाई है रैखिक, ये पूरी रैखिक चौड़ाई है। 2x इज इक्वल टू 2d लैम्डा बटे ई, ये रैखिक चौड़ाई का फॉर्मूला है मेरे बच्चे। एक पैटर्न और जरा देखेंगे। आपको मैंने बताया था कि यहाँ से ये जो लेंस है, लेंस से ये जो पर्दा रखा गया है वो लेंस के फोकस तल में रखा गया है, और ये गैप बहुत कम है, तो लगभग डी की जगह हम क्या मान सकते हैं? यफ मान सकते हैं। तो ये रैखिक चौड़ाई का एक फॉर्मूला और बन जाता है, रैखिक चौड़ाई बराबर 2 लैम्डा बटे ई गुणे यफ। ठीक है, तो रैखिक चौड़ाई का मेरे बच्चों ये फॉर्मूले हैं। और इसके बाद विभेदन सीमा है, तो वो चैप्टर में पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया।